स्वागत है आप सभी का एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाइन खान। नजर डालते खबरों पर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका ने धमतरी जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र से आए प्रतिभाशाली स्कूली बच्चों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। राजधानी रायपुर स्थित लोक भवन में आयोजित इस मुलाकात के दौरान बच्चों की उपलब्धियों पर उन्होंने प्रसन्नता जताई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस समूह में शामिल 22 बच्चों का चयन नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए हुआ है, जो क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इसके अलावा 5 बच्चों ने स्पोकन इंग्लिश में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इस मौके पर राज्यपाल ने सभी बच्चों को 5-5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। साथ ही इन बच्चों की सफलता में योगदान देने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित किया। अभी पहली सीढ़ी चढ़े हैं, आपको तो बहुत सीढ़ियां चढ़नी है। जब हम दोनों को पता चला कि नवोदय में इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है नगरी बेलर गांव क्षेत्र में, तो हम लोग का तो खुशी का ठिकाना नहीं था। आप और हम बहुत दूर है, फिर भी एक लगाव हो गया है नगरी क्षेत्र से। जो भी वहां से कुछ खुशखबरी आती है तो हम लोग इतने खुश होते हैं, सब अपना काम धाम छोड़ के नगरी पहुंच जाते हैं। उसके लिए नेताम सर को बहुत बहुत धन्यवाद, सोरी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। यह जो राज्यपाल से मिलने का जो सपना होता है, मुझे तो 5 सितंबर को पता चला कि मैं राजभवन जाऊंगी, तो मुझे तो बहुत ही खुशी हुआ था कि अगले 5 सितंबर को मैं राजभवन पहुंचूंगी। और आज पुनः मुझे दोबारा राजभवन जाने का मौका मिला। आप सभी शिक्षकों का इसमें बहुत ही मेहनत है। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं भली भांति जानती हूँ कि इसमें बहुत ही मेहनत की आवश्यकता है। जो नवोदय विद्यालय का परीक्षा है, उसमें बिना मेहनत के, बिना शिक्षक के, बिना पालक के और बच्चे आप सबकी खुद की बहुत मेहनत है, तब आप यहाँ तक पहुंच पाए हैं। और मेरा एक ही चीज है, मैम ने कहा एक अच्छा नागरिक बनना। तो हम भी अपने बच्चों को बोलते हैं कि आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, जो भी बनो, वो बाद में, लेकिन सबसे पहले एक सफल इंसान बन के एक अच्छा नागरिक बनो। अच्छे नागरिक बनने का फायदा है हम अपना कर्म करें, हम किसी और की मदद करें। ऊपर वाला देख रहा है, आपकी मदद करने के लिए हजारों हाथ आगे आ जाते हैं। तो मैं भी आप सभी शिक्षकों को पुनः मैं कहना चाहूंगी कि यह जो सम्मान है एक पल का नहीं होता, यह लाइफ टाइम सम्मान होता है। कोई भी सम्मान हो, एक छोटा सा सम्मान ही सही, चाहे वो किसी के माध्यम से मिले या कुछ भी हो, वो अपने ही मेहनत के फल का नतीजा होता है। तो मैं आप सबसे पुनः कहूंगी और आप लोगों को देखकर बाकी शिक्षकों में एक जोश आएगा कि हम भी ऐसा कुछ करें, और क्या पता हमारा भी किस्मत लहराता हो कि हम राजभवन पहुंच जाए। तो आप सभी शिक्षकों को और यहाँ पर उपस्थित सरपंच महोदया को पुनः निवेदन करूंगी कि आप अपने विद्यालय के लिए भरपूर प्रयास कीजिए। सामुदायिक सहभागिता जिसको कहा जाता है, उसकी बहुत ही आवश्यकता होती है। तो आप सभी अपने विद्यालय के लिए जितना बन पड़े आप कीजिए। तो इतना अच्छा लग रहा है कि आज राजभवन में हमारी बेटियां राज्यपाल महोदय के साथ मिलकर बातें की, चर्चा की और अपना परिचय दिया। ये तो बहुत ही किस्मत वाले हैं, भाग्य वाले हैं। आप केवल मेहनत करिए बेटा, बहुत आगे जाएंगे आप सभी। और एक चीज लास्ट में कहूंगी, आप अपने गुरुजन को कभी मत भूलिएगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता टी.एस. सिंहदेव ने सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने पर कहा कि इन हालात में अगर भारत सरकार कीमतें कम कर सकती है तो ये अच्छी बात होगी। हम सस्ते दाम पर तेल खरीदते रहे हैं और जो सेस सरकार लगाती है वो बरकरार रहा है। अब जब कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई है तो उत्पाद की कीमत भी बढ़ेगी। ऐसे में केंद्र सरकार जो सेस लगा रही थी उसे कम करके कीमतें कम कर सकती है।
आगे चुनौतियां हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो गतिरोध बना है वह जब तक कम नहीं होता तब तक हमें दिक्कतें होगी। दाम कम अगर कर पाएगी भारत सरकार इन परिस्थितियों में तो वो एक अच्छी स्थिति बनेगी। हम सस्ते दाम पे तेल खरीदते रहे हैं तुलनात्मक, और जो सेस लगाती है केंद्र की सरकार वो बरकरार रही है। मान लीजिए कि $100 प्रति बैरल का कच्चा तेल था, बीच में अभी $60-70 पे बिक रहा था, फिर भी दाम वैसे के वैसे थे। वो क्यों थे? क्योंकि कच्चे तेल से बने हुए पदार्थ की कीमत उतनी नहीं थी। उपभोक्ता जो पैसे दे रहा था वो केंद्र सरकार को सेस दे के दे रहा था। तो अब कच्चा तेल का दाम बढ़ गया, प्रोडक्ट का दाम भी बढ़ेगा, तो उसको हम कम कैसे कर सकते हैं? जो केंद्र सरकार सेस ले रही थी उसको अगर आप कम करेंगे तो स्थिर हो सकता है। आने वाले समय में अभी चुनौतियां हैं कि जो बफर स्टॉक आपके पास है उसके आधार पे काम चल रहा है, वरना कुछ विशेषज्ञ जो कह रहे हैं हमको करीब प्रति 2 घंटा एक जहाज वैसा चाहिए, जिसकी हमने कही कि 2-3 जहाजें अभी कच्चा तेल लेके आ गई हैं, तो प्रति घंटा हमारे देश की आवश्यकता के अनुपात में हमको उतना सामग्री उतनी हमको चाहिए। तो वो स्थिति हॉर्मुज की खाड़ी में जो गतिरोध अभी बना है वो जब तक कम नहीं होता तब तक हमको दिक्कत जाएगी, और ये जहाजें जब से आने लगेंगे तब वो स्थिति सामान्य बन सकती है। लगातार छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर में शुक्रवार को रामनवमी के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की गई। सफल नवरात्र ड्यूटी के बाद राजनांदगांव पुलिस बैंड ने मां बमलेश्वरी की आरती और पूजा की। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। चैत्र नवरात्र और डोंगरगढ़ मेले को ध्यान में रखते हुए मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। लगभग 1200 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी यहां लगाई गई थी। 9 दिनों तक कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस के जवानों ने अपनी ड्यूटी निभाई। चैत्र नवरात्र की नवमी और रामनवमी पर पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने मां बमलेश्वरी के दर्शन किए। राजनांदगांव पुलिस बैंड ने भक्तिमय वातावरण में बैंड के माध्यम से पूजा अर्चना की। सभी ने माता का आशीर्वाद लिया और रामनवमी का पर्व मनाया।
रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। कॉलेज चले गए, 2-3 साल हो गए, फिर रसोले सर से मिलने आते हैं करके 11th में यहीं थे, फिर कोटा जाने के बाद वापस यहीं आए तो सर के साथ अच्छा खासा अनुभव रहा। मतलब सर ने हमारे क्लास के बीच में ऐसे बहुत सारी बातें बोली और इतनी बातें बोली कि सर हमारे लिए सुल्तान रहे। मैंने नीट 2025 में 602 मार्क्स लाए, जिससे मेरी AIR बनी 1239 और मेरी फिजिक्स में परसेंटाइल थी 99.97 और इसका क्रेडिट जाता है सलीम सर को। मैंने रूबी फिजिक्स ज्वाइन किया था 11th क्लास में मिड सेशन, क्योंकि मेरे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे एंड आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट इन द सब्जेक्ट, बट सर एक्सेप्टेड मी स्ट्रेट अवे इन हिज क्लासेस। वो उनकी क्लास ज्वाइन करने के बाद आई हैड डेवलप्ड अ क्यूरियोसिटी फॉर द सब्जेक्ट। क्लास में बैठ के मज़ा सा आने लग गया पढ़ाई करने में। उनकी समझाने का तरीका, उनके वाइड वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड टेस्ट से मैंने एक रैपिड इम्प्रूवमेंट देखा मेरी प्रोग्रेस में। सर अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानते थे, ही न्यू कौन से कंसेप्ट में ज़्यादा टाइम देना है, किस में डिफिकल्टी आ रही है हमें, एंड ही ऑलवेज लाइक सबको साथ लेके चलते थे वो। सलीम सर ने हमेशा हमें अपने बच्चों के समान रखा है। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव हिम नॉट जस्ट एज अ टीचर बट एज अ मेंटोर। थैंक यू सो मच सर। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है।
डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरगुजा जिले में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ग्रामीण सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग किया जा रहा है। मैनपाट के पास बनी पहली प्रायोगिक सड़क में बिटुमेन के साथ प्लास्टिक कचरे का मिश्रण किया गया है, जो टिकाऊ अवसंरचना विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे लेकर प्रोसेसिंग सेंटर ऑपरेटर अशोक कुमार जायसवाल ने कहा कि मैंने सरगुजा जिला प्रशासन के साथ जिले के भीतर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए समझौता किया है। विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले सभी कचरे को नामित महिला संग्राहकों के नेटवर्क के माध्यम से एकत्र किया जाता है। सामग्री यहां लाए जाने के बाद हम इसे संसाधित करना शुरू कर देते हैं। हाल ही में हमने सड़क निर्माण के लिए सामग्री की आपूर्ति की है। वही जशपुर कलेक्टर अजीत वसंत ने बताया कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उत्पन्न प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए यहां स्थित प्लास्टिक कचरा निपटान केंद्र में कचरे को संसाधित करते हैं, जिसके बाद इसका उपयोग जिले में वर्तमान में बन रही PMGSY सड़कों के निर्माण में किया जाता है। प्रारंभिक चरण में 500 किलोग्राम प्लास्टिक कचरे का उपयोग किया जा चुका है। मेरा सर जिला प्रशासन सरगुजा से टाइप हुआ है कि जितना भी वेस्ट सरगुजा जिले में ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में, खास करके ग्रामीण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में जितना भी कचरा एकत्रित होता है, जो सत्याग्रही दीदी हैं उनके माध्यम से कलेक्ट करती हैं। एक उनका निर्धारित दर सर अपन दे दिए हैं, जो भी निर्धारित दर, क्वालिटी बाई क्वालिटी, जिस टाइप से वो क्वालिटी बना के देती हैं उस टाइप से उनका एक निर्धारित दर है सर। और जैसे भी उनके पास एक गाड़ी माल हो जाता है या आधा गाड़ी भी माल हो जाता है, तो सर वो फ़ोन करती हैं, तो मैं गाड़ी भेज करके उनके सेंटर से माल मंगा लेते हैं। उसके एवज में जितना भी उनका अमाउंट बनता है बाई बिल के साथ और उनके अकाउंट में या फ़ोन पे में या जैसे भी लेना चाहें सर, उसको मैं दे देता हूं सर। और वहां से लाने के बाद सर यहाँ प्रोसेसिंग करता हूँ, पूरे प्लास्टिक का ग्रेड बाई ग्रेड अलग करता हूँ। अलग करके सर इसका फिर मैं ग्राइंडिंग करता हूँ, कटिंग करता हूँ, श्रेडिंग करता हूँ। उसके बाद इसका वॉशिंग करता हूँ। वॉशिंग करके सर इसका दाना बनाता हूँ। दाना बना करके अभी मैं सुतली यहाँ बना रहा हूँ, जो कि एग्रीकल्चर में लगता है सर, और कार्टून वगैरह बांधने में आता है। तो और उसके बाद अभी नया सर रोड बनाने के लिए दिए हैं शिल्प अपना बतौली में। अभी रोड के लिए गया था तो उसका भी रिपोर्ट सर सही आया है। जो उनको माल चाहिए वो अपन दे दिए, जो डामर प्लांट वाले जो भी हैं सर। बाकी सर जितना भी और मटेरियल जो बचता है, आगे अपन लोग सोच रहे हैं सर कि डस्टबिन वगैरह यहाँ के कचरे से यहीं बना करके यहीं अपना स्वास्थ्यग्राही दीदी लोग को दें, ताकि कचरा उठाने में भी सुविधा रहे और अपना कचरा यहीं का सरगुजा संभाग में ही रह जाए।
कितनी महिलाएं हो तो यहाँ रोजगार मिलेगा? महिलाओं को सर करीब 30-35 महिलाएं आती हैं, कभी 20-25 हो जाती हैं। जैसे नवरात्र चल रहा है अभी कुछ महिलाएं कमा रही हैं, कोई उपवास रहती हैं, कोई पूजा पाठ में लगे रहती हैं। फ्री टाइम 30-35 लोग रहते हैं, बाकी टाइम 15-20-25 जितना। महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद जी गिरी महाराज के बयान पर छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम कांग्रेस नेता टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि नक्सल हिंसा की घटनाओं में लगातार कमी आई है और ये प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है। सरकार ने भी एक बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि उनका लक्ष्य नक्सलवाद का पूर्ण उन्मूलन नहीं है, नक्सल विचारधारा कायम रह सकती है। उनका ध्यान विशेष रूप से नक्सल हिंसा की घटनाओं पर है। इस संबंध में प्रशासन ने अपने रुख में थोड़ा बदलाव किया है। उद्देश्य नक्सलवाद का खात्मा नहीं बल्कि इससे जुड़ी हिंसा पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करना है। ये देखना बाकी है कि नक्सल विचारधारा से जुड़ी हिंसक गतिविधियों में वर्तमान में शामिल लोग भविष्य में भी ऐसी गतिविधियां कर पाएंगे या नहीं। हिंसक नक्सल वारदातों में निरंतर कमी आती रही है और वो स्थिति अभी भी बनी हुई दिखती है। शासन की तरफ से ये भी बयान आ गया कि नक्सलवाद समाप्त करने की बात हम नहीं कर रहे, नक्सल विचारधारा कायम रह सकती है, हिंसक नक्सल घटनाओं की हम बात कर रहे हैं। तो शासन ने भी अपनी बात थोड़ी सी दोबारा परिभाषित की है कि नक्सलवाद की समाप्ति नहीं, हिंसा जो होती है उस पे हम पूर्ण रूप से नियंत्रण पाने में सफल होंगे। आगे देखना है कि नक्सल विचारधारा से जुड़े हिंसक गतिविधियों से लिप्त जो लोग हैं वो गतिविधियां अपनी कायम रख पाएंगे कि नहीं। भारत ने प्रारंभ किया है नीचे से। हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी धीमी चली, तो बेस आपका अगर छोटा रहता है, आपको 100 से बढ़ना है, आप 110 पे जाओगे तो 10% वृद्धि दिखेगी। आप 1000 पे पहुंचे हुए हो और 2% बढ़ोगे तो आप 1002 होंगे। तो हम 1010 को कह रहे हैं, 1002 से हम संतोष करो। ये नहीं होना चाहिए। लोगों को सही स्थिति बतानी चाहिए कि हम उभरती अर्थव्यवस्था हैं। हमारा प्रयास है कि 10% से अधिक विकास दर हम हासिल कर सकें और फिलहाल हम 6-7% प्रतिवर्ष विकास दर हासिल कर पा रहे हैं और आने वाले समय में हमारी प्रति व्यक्ति आय जो है, जो बात प्रस्तुत की जाती है कि हम 5वीं, 4थी या तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, 140 करोड़ नागरिक हमारे हैं, तो इनके पास जो धन है वो धन उतना होगा कि आपको लगेगा कि तुलनात्मक छोटे देश जापान कितने करोड़ लोगों का होगा, भारत कितने करोड़ लोगों का है, उनका धन प्रति व्यक्ति आय के अनुपात में कितना होगा, हमारा प्रति व्यक्ति आय के अनुपात में 140 करोड़ नागरिकों के हिसाब से कितना होगा, तो वो उनसे बढ़ जाएगा। लेकिन जापान की प्रति व्यक्ति आमदनी कितनी है, वो हमारे से 10 गुना हो सकती है, हमारे से 6 गुना हो सकती है। तो अर्थव्यवस्था का जो सार है वो ये है कि हमारा प्रति व्यक्ति के रहन सहन की जो स्थिति है उसमें कितना इजाफा हुआ। तो वो हम नहीं बताते हैं, हम थोड़ी सी मीठी दवाई लेते हैं, कड़वी सच्चाई को हम दबाते हैं। सर, तमिलनाडु और पुंडुचेरी की स्क्रीनिंग कमेटी के एक और छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश भर में इंडियन प्रीमियर लीग का क्रेज इस समय चरम पर है और अब इसका रंग रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर भी जमकर दिखाई देने लगा है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने यात्रियों के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए टर्मिनल के भीतर लाइव आईपीएल प्रसारण की एक अनोखी पहल की है। रायपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए पहली बार टर्मिनल बिल्डिंग के भीतर एक बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। इसके साथ ही करीब 100 इंच की एक दूसरी स्क्रीन भी स्थापित की गई है ताकि फ्लाइट का इंतजार कर रहे अधिक से अधिक लोग लाइव मैच का आनंद ले सके। यात्री यहां बैठकर आराम से मैच देख पा रहे हैं, जिससे फ्लाइट का इंतजार बोरिंग न होकर मनोरंजक अनुभव में बदल रहा है। छत्तीसगढ़ में अब नशे के कारोबार का मुद्दा हावी होता जा रहा है। लगातार अफीम की खेती मिलने के बीच अब कोंडागांव जिले में गांजा की खेती भी पकड़ी गई है। फरसगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पावरास में मक्के की फसल के बीच छिपाकर गांजे के पौधे उगाए जा रहे थे। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए 686 गांजे के पौधे जब्त किए। इसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई गई है। ये पौधे 3 से 4 फीट तक बड़े हो चुके थे, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि खेती काफी समय से चल रही थी। पुलिस ने 2 जगहों पर दबिश देकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। गांव को बीती मध्य रात्रि हमें एक इनपुट मिला था कि कुछ 2 अलग अलग खेत हैं ग्राम पावरस में, पिपरा ग्राम पंचायत का आश्रित ग्राम है। तो तत्काल मौके पर टीआई और हमारी टीम गई और हमने आइडेंटिफाई किया प्लेस को और उसे कॉर्डन किया गया। चूंकि रात थी, फिर अर्ली मॉर्निंग में हमने आइडेंटिफाई किया तो वाकई में मक्के की खेती के बीच बीच में छुपाकर कुछ गांजे के पौधे लगाए गए थे, जिसे तत्काल प्रभाव से प्रशासन की भी टीम को बुलाकर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं एनडीपीएस एक्ट के रिलेवेंट प्रोविजंस को पालन करते हुए पुलिस ने दोनों मालिकों पर जो वहां पर कमा खा रहे थे, जिसमें एक था अभिराम यादव जिसने लगभग 1 एकड़ में मक्का लगाया था, उसी के साथ साथ उसने कुछ गांजे के पौधे लगाए हुए थे। सिमिलरली आरोपी श्रवण कुमार उल्का जो है, उसने लगभग 0.246 हेक्टेयर में मक्के की खेत के साथ साथ छुपाकर गांजे के पौधे लगाए हुए थे, जिसे पर विधिवत पुलिस ने उसे बीएनएस की कार्रवाई करते हुए, वीडियोग्राफी करते हुए उन्हें जब्त किया गया है मौके पर और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। प्राइमा फेशिया पुलिस को ये पता चला है कि दोनों गांजा पीने के आदी हैं और जो गांजा पीते थे उसी में से जो बीज बच जाता था उसको इकट्ठा करते हुए उसने स्वयं के यूज के लिए उन्होंने लगाया है। पर चूंकि ये विवेचनाधीन है तो अभी कुछ भी कंक्लूसिवली कहना जो है जल्दबाजी होगी। प्राइमा फेशिया उनसे पूछताछ पर हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि किसी प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व नहीं थे। सेल्फ यूज के लिए मक्के के खेत के बीच में गांजे की पौध लगाई गई थी। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसी न्यूज के साथ। नमस्कार।